सुबह के नमस्कार के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर विटामिन्स का। उसमें हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए का पूरा डिस्कशन किया, विटामिन डी का पूरा डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई जिनको हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की। (1922) में इवांस और विशॉप ने इसकी खोज की थी। इवांस और विशॉप। इवांस एंड विशॉप। इवांस एंड विशॉप डिस्कवर्ड द विटामिन ई। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा इतिहास है। अभी आगे इसके और भी कुछ चीजें हम बताएंगे। इसके बाद आगे इसी हिस्ट्री के क्रम में है 1930 का। ये आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट हम बताएंगे 1930 का। 1930s में इन्होंने क्या किया, इवांस एंड बिशॉप ने 1930s में क्या किया, इन्होंने 1930 में अल्फा टोकोफेरॉल की संरचना और जैविकीय कार्यों का वर्णन किया। इन्होंने क्या किया, इसमें इवांस और बिशॉप ने अल्फा टोकोफेरॉल। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि विटामिन ई जो होता है ये 8 प्रकार के विटामिन का कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, जिसमें 3 जो होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्टिव और इम्पोर्टेंट अल्फा टोकोफेरॉल होता है। इस अल्फा टोकोफेरॉल की संरचना और कार्यों का वर्णन 1930s में इन्होंने किया। Yvonne and Bishop described अल्फा टोकोफेरॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक और महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके संदर्भ में कुछ कहा। ये अगर आप नोट कर लिए हो तो हम इसको मिटाते हैं। 40s में 1940 के दशक में 1940s में फिलर एंड अदर 1940s में फिलर एंड अदर, यानी फिलर और उनके सहयोगियों ने या अन्य साथियों ने मिलकर क्या बताया, इन्होंने बताया या यह परिलक्षित किया कि ऑक्सीडेशन के विपरीत विटामिन ई ऊतकों के असंतृप्त वसीय अम्ल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्होंने बताया ऑक्सीडेशन मतलब जानते हैं जरण की क्रिया, जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो फिलर और उनके साथियों ने बताया कि डेमोन्स्ट्रेटेड दैट विटामिन ई प्रोटेक्ट्स टिश्यू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। इन्होंने बताया कि ऑक्सीडेशन के विपरीत यानी उसके विरुद्ध जाकर के विटामिन ई क्या काम करता है, ऊतकों के असंतृप्त वसीय अम्ल को, ऊतकों में जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं उनको सुरक्षा देने का काम विटामिन ई करता है। ठीक है,
तो ये इनका जो है ये पूरा हिस्ट्री है 1922, 1930 और 1940 का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं कि वसा में घुलनशील ये जो विटामिन ई होते हैं ये पूरे 8 प्रकार के होते हैं। टोटल 8 टाइप ऑफ विटामिन ई, टोटल 8 प्रकार के विटामिन ई होते हैं, जिसमें 4 प्रकार जो होते हैं टोकोफेरॉल के होते हैं, टोकोफेरॉल 4 टाइप, 4 प्रकार के टोकोफेरॉल होते हैं और 4 प्रकार के टोकोट्राइइनॉल, टोकोट्राइइनॉल ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए, 4 प्रकार के टोकोफेरॉल होते हैं और 4 प्रकार के टोकोट्राइइनॉल्स होते हैं और ये मिलाकर के हो गए पूरे 8 प्रकार के विटामिन ई। ये दोनों मिलाकर के हो गए हमारे 8 प्रकार के विटामिन ई। अब हम लोग इनके गुणों की चर्चा करते हैं। क्लास के बाद एक बार हम लोग समरी जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग इनके गुणों की चर्चा करते हैं, क्या क्या गुण होते हैं इसमें। जो विटामिन ई होता है ये वसा में घुलनशील पोषक तत्व होता है जो बहुत सारे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके पहले की भी क्लास में हमने बताया था कि जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये सब वनस्पति जगत में फलों में सब्जियों में कम या ज़्यादा मात्रा में भले मिले, लेकिन जो वसा होती है यानी जो वनस्पति तेल होते हैं, घी होते हैं, उनमें इनकी मात्रा भरपूर मिलती है। ठीक है, तो ये वसा में घुलनशील पोषक तत्व हैं जो बहुत सारे भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इसके बाद है शरीर में यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीकरण रोधी, जो अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकने का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की भांति कार्य करते हैं। मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, पाचन क्रिया जब हमारी होती है उस दौरान कुछ ऐसे कण भी मुक्त रूप से हमारे रक्त में आकर के मिल जाते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, जिनको हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं या मुक्त कण कहते हैं। फ्री रेडिकल्स या मुक्त कण, ये पाचन क्रिया के दौरान छोटे छोटे कण हमारे रक्त में आकर के मिल जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। इन मुक्त कणों के कारण कोशिकाओं को क्षति होती है। पाचन क्रिया में उत्पन्न इन मुक्त कणों के कारण कोशिकाओं को हानि पहुंचती है या उनको क्षति होती है और इस हानि और क्षति से बचाने का काम विटामिन ई करते हैं। इसके बाद है, हमने आपसे कहा था कि 4 प्रकार के टोकोफेरॉल होते हैं और 4 प्रकार के टोकोट्राइइनॉल्स होते हैं। तो इन 4 प्रकार में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल और गामा टोकोफेरॉल। ये 3 टोकोफेरॉल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इन तीनों में जो सबसे एक्टिव या क्रियाशील प्रकार होता है विटामिन ई का वो होता है अल्फा टोकोफेरॉल। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, एक्टिव पार्ट होता है। टोकोफेरॉल व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब आप लोगों को भी बताया था कि डिराइव्ड का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो एक बार प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो चुकी हो और दोबारा वो अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती हो तो उसको हम लोग व्युत्पन्न या डिराइव्ड कहते हैं। ठीक है, तो जो अल्फा टोकोफेरॉल है या जो टोकोफेरॉल्स होते हैं ये व्युत्पन्न होते हैं। ये व्युत्पन्न किसके होते हैं,
आइसोफिनॉइड चेन होते हैं, साइड में आइसोफिनॉइड चेन, इनके व्युत्पन्न होते हैं टोकोफेरॉल। 6 हाइड्रोक्सीप्रोमेन के व्युत्पन्न टोकोफेरॉल होते हैं, इनके व्युत्पन्न होते हैं टोकोफेरॉल। ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद है टोकोफेरॉल में ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स के जो लक्षण या गुण आते हैं वो किसके कारण आते हैं? ये जो क्रोमेन रिंग होती है, आप लिख सकते हो यहाँ पे क्रोमेन रिंग के कारण टोकोफेरॉल में एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण आते हैं। ठीक है, 6 हाइड्रोक्सीप्रोमेन रिंग जो होती है उसके ये डेरिवेटिव्स होते हैं या डिराइव होते हैं, और ये जो टोकोफेरॉल होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स के लक्षण या गुण आते हैं वो क्रोमेन रिंग के कारण होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसकी। इसके बाद इसका डाइजेशन कहाँ होता है? छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में वसा के साथ साथ विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल का अवशोषण होता है। ये मिटा देना है। आप जानते हो कि जो हमारे छोटे ये आपको सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रक्चर बना है बच्चों। ये ऐसे ऐसे हमारी छोटी आंत होती है, यहाँ पे ये अग्नाशय होता है, ये डायफ्राम होता है, ये अग्नाशय होता है बना हुआ, ये हमारा स्टमक हो गया, और ये हमारी जो होती है यहाँ पे ठीक है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। बहुत स्पष्ट हमने नहीं बनाया है क्योंकि स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है। ये हमारा गट होता है, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये लीवर है, ये पैंक्रियाज है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली टुकड़ी टुकड़ी नलिका होती है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके कई सारे सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं। ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इस ऊपरी हिस्से की हम बात करेंगे। इस ऊपरी हिस्से में वसा के साथ साथ विटामिन ई का अवशोषण होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन एलडीएल के साथ होता है। एलडीएल के बारे में आपसे बात की थी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ मिल करके विटामिन ई का परिवहन होता है। ये ज़्यादा कहाँ पे है? एडिपोज टिश्यूज व पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुँचता है एलडीएल के साथ। विटामिन ई ट्रांसपोर्टेड विथ एलडीएल, और ज्यादा पहुंचता कहाँ है? एडिपोज टिश्यूज एंड पेरिफेरल टिश्यूज। विटामिन ई का परिवहन रक्त में एलडीएल के साथ होता है
डेंसिटी लिपोप्रोटीन और जाता है ये परिवहन ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है एडिपोज टिश्यूज में और पेरिफेरल टिश्यूज में। इस परिसंचरण के दौरान क्या होता है, परिसंचरण के दौरान जो VLDL होता है, VLDL यानी हमने आपको 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल बताए थे, VLDL, LDL और HDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इस परिवहन के दौरान वो भी LDL में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन E का संचय कहाँ होता है, स्टोरेज और डिपोजिशन ऑफ विटामिन E कहाँ होता है, विटामिन E का स्टोरेज और संचय होता है लीवर और एडिपोज टिश्यूज में, लीवर एंड ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो विटामिन E का स्टोरेज या डिपोजिशन होता है शरीर के अंदर वो लीवर और एडिपोज टिश्यूज में होता है। और एक इसकी और भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि फॉस्फोलिपिड की चर्चा हमने की थी जब हम लोग लिपिड की फैट की क्लासेस कर रहे थे, उस दौरान हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड की चर्चा की थी और हमने आपको बताया भी था कि फॉस्फोलिपिड शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और बहुत सारे कार्यों को, शारीरिक कार्यों को ये अंजाम देता है। यहाँ पर एक लाइन आ रही है फॉस्फोलिपिड के लिए कि फॉस्फोलिपिड के समान या सदृश होने के कारण विटामिन E जो होता है इक्विवेलेंट टू फॉस्फोलिपिड। Phospholipid due to equivalent to phospholipid विटामिन E कहाँ मिलेगा ये हमको, सेल मेम्ब्रेन में। विटामिन E प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, कोशिका झिल्ली। फॉस्फोलिपिड के समान या सदृश होने के कारण विटामिन E जो होता है वो कोशिका झिल्ली में भी उपस्थित रहता है। ठीक है, ये हो गई बेटा विटामिन E के बारे में पूरी चर्चा। अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ये कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है इट प्रोटेक्ट द प्यूफा। प्यूफा की चर्चा हम लोगों ने की थी, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इट प्रोटेक्ट्स द प्यूफा फ्रॉम प्री ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऑक्सीकरण की या ऑक्सीकरण से पूर्व होने वाली अभिक्रिया से बचाता है। दूसरा इसका कार्य है विटामिन E इसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटेग्रिटी ऑफ द सेल, हेंस इट इज मेम्ब्रेन ऑक्सीडेंट। दूसरे इसका है कि कोशिका की अखंडता, अखंडता का मतलब होता है कोई भी चीज खंडित होने से बचना। कोशिका की अखंडता या खंडित होने से बचाने हेतु और झिल्ली की संरचना, झिल्ली यानी जो कोशिका की झिल्ली होती है, झिल्ली की संरचना हेतु विटामिन E आवश्यक होते हैं, इसलिए ये झिल्ली ऑक्सीकरण रोधी होते हैं।
पहले भी हमने बताया था कि विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी होने के कारण ये ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीकरण होने को रोकने का काम करते हैं। और दूसरी चीज़ अभी हमने आपको बताई कि फॉस्फोलिपिड के समान होने के कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी हम उसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें ये उपस्थित रहते हैं। अगर ये कोशिका झिल्ली में उपस्थित रहेंगे तो ये कोशिका के विखंडित होने से और उसके ऑक्सीकरण होने से उसका बचाव करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक अभिकर्ता यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 से लाल रक्त कणों के रक्त लयन से बचाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2, ठीक है। ऑक्सीकारक अभिकर्ता या ऑक्सीकरण एजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक अभिकर्ता। अभिकर्ता या ऑक्सीकरण एजेंट H2O2 से लाल रक्त कणों के रक्त लयन यानी हीमोलाइसिस, आरबीसी के हीमोलाइसिस, इसको बोलते हैं हिंदी में रक्त लयन या रक्त विघटन टूटने से। इसके पहले की क्लास में हमने चर्चा की थी कि लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, ठीक है। तो अतिरिक्त जो रक्त लयन होता है या हीमोलाइसिस जरूरत से ज़्यादा होती है, उसको होने से विटामिन ई बचाता है, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन ई प्रजनन क्रिया से संबंधित होता है और बांझपन से बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछता है कि एंटी स्टेरिक विटामिन का नाम बताइए, तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को एंटी स्टेरिक विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रजनन क्रिया से संबंधित होता है और बांझपन से बचाने का काम करता है। प्रजनन ग्रंथि के रखरखाव और उसमें होने वाले प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा होनी जरूरी होती है। कोशिकीय श्वसन हेतु इनकी आवश्यकता होती है स्टेबलाइज्ड एंजाइम क्यू के द्वारा। विटामिन ए कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से बचाता है। विटामिन ई जो होता है वो विटामिन ए दो फॉर्म में हमको मिलते हैं। जो हमने बताया था आपको कि जंतु जगत से जो मिलता है वो रेटिनॉल होता है और वनस्पति जगत से जो मिलता है वो बीटा कैरोटीन होता है। और बीटा कैरोटीन शरीर में जाने के बाद विटामिन ए रेटिनॉल में चेंज होता है। तो जो बीटा कैरोटीन का ऑक्सीडेशन होता है उससे विटामिन ई हमको बचाता है। सोर्सेज क्या क्या है इसके? वनस्पति तेल इसका अच्छा स्रोत होता है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद आपको ना पता होंगी। व्हीट जर्म ऑयल, इसको बोलते हैं गेहूं के गुड़ का तेल। व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मार्गरीन है, मक्के का जो तेल होता है, मक्के से जो तेल निकाला जाता है, उन सब में ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और थोड़ी सी बात करेंगे इसके हम लोग कमी के प्रभाव का। इसकी कमी के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? पहला है तंत्रिका और मांसपेशियों की क्षति होने के कारण, तंत्रिका और मांसपेशियों के क्षति होने का कारण विटामिन ई हो सकता है, जिससे हाथ एवं पैरों के अनुभव क्षमता में कमी आ सकती है। हाथ तंत्रिका और मांसपेशियों के विटामिन ई की ज़रूरत से ज़्यादा कमी होने पर तंत्रिका जो होते हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं, नर्व्स और मसल्स में कुछ इस प्रकार की क्षति होती है जिससे
हमें हाथ और पैरों के अनुभव क्षमता में, मतलब हम हाथ से काम कर रहे हैं, थकान हो रही है, हम पकड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, चलने का हिम्मत नहीं होती है कि हम चल करके आगे जा सकते हैं, इस तरीके की जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है वो विटामिन ई डिफिशियंसी के कारण होती है। दूसरा है शारीरिक गति नियंत्रण में कमी हो जाती है, जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है और कंट्रोल्ड होती है हमारे तंत्रिका तंत्र से, उसमें कमी आती है। इसके बाद है हड्डियों से जुड़े मांसपेशियों में दर्द व कमजोरी का अनुभव होता है। बोन्स को कवर करने के लिए मांसपेशियां होती हैं, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होने लगता है और कमजोरी का अनुभव होता है। देखने की संबंधी समस्या हो सकती है, आंखों से देखने संबंधी। इसके अलावा है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस एक प्रॉब्लम होती है पैंक्रियाज से संबंधित, जिसमें एंजाइम्स का सिक्रीशन जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर का मतलब अनियमित हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, वो इसकी कमी से हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की समस्या हो सकती है। प्राथमिक पित्तिक सिरोसिस, जिसको प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस कहते हैं, ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा बांझपन से संबंधित समस्या, बांझपन नहीं हो सकता लेकिन इसकी कमी के कारण उससे संबंधित समस्याएं शरीर में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ई से संबंधित पूरा आज का क्लास था बेटा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो फाइलोक्विनोन की बात करेंगे। एक छोटा सा समरी आपके साथ हम कर ले रहे हैं विटामिन ई के बारे में कि 1922 में इवॉन्स और बिशॉप ने इसकी खोज की थी। 1930 में इन्होंने इसकी संरचना और जैविकीय कार्यों का वर्णन किया था। 1940 में फिलर व अन्य ने मिलकर ऑक्सीडेशन के विपरीत विटामिन ई का ऊतकों के असंतृप्त वसीय अम्ल से सुरक्षा प्रदान करने के विषय में बताया। विटामिन ई 8 प्रकार के विटामिन का कंपाउंड होता है जो कि वसा में घुलनशील होता है। 4 प्रकार टोकोफेरॉल से संबंधित होते हैं और 4 प्रकार टोकोट्राइइनॉल से संबंधित होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील होने के कारण ये बहुत सारे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। शरीर में यह एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है और जो मुक्त कण होते हैं फ्री रेडिकल्स, उनसे कोशिकाओं को होने वाली हानि से हमें बचाता है। अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, ये टोकोफेरॉल के इम्पॉर्टेंट विटामिन होते हैं, जिसमें कि अल्फा टोकोफेरॉल सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है। और टोकोफेरॉल जो होते हैं 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन का डेरिवेटिव्स होते हैं और इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण आते हैं वो क्रोमेन रिंग के कारण आते हैं। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और बाकी इसके बाद की चीज़ें, उसके फंक्शन और डिफिशियंसीज और बाकी चीज़ों का हम लोगों ने वर्णन और अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग विटामिन के का अध्ययन करेंगे। कोई चीज़ अगर नहीं आई होगी तो ऑफलाइन की क्लास में आप लोग इजीली बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।